आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन के चौथे टेस्ट। तो चलिए आते हैं, हम लोग बात करते हैं द पाथवे रीजनिंग टेस्ट बाय समरेश कुमार सिंह। चौथा जो टेस्ट है हमारा, क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल द पाथवे मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन ग्रुप में। और यदि वहाँ से आप नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर लें, बढ़िया रहेगा आपके लिए, बेहतर। तो आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन का एक एक करके डिस्कशन देखते हैं। तो इन डिस्कशंस में यहाँ पर हम लोग के जो सवाल से हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि x y का पिता है। x अगर y का पिता होगा, y से एक पीढ़ी ऊपर होगा, x प्लस होगा और ये पिता होगा, x जो है y का पिता है। फिर यहाँ पे कहता है कि w x का भाई है। तो w अगर x का भाई है तो ये w की ही पीढ़ी में भाई होगा, प्लस होगा। चलिए आगे आपको कहता है कि z w की माता है। तो z अगर w की माता होगी, w से एक पीढ़ी ऊपर होगी, माइनस होगी और ये माता हो जाएगी। z जो है वो w की माता है। आगे कहता है तो z का y से क्या संबंध है। तो z का, देखिए का किसके साथ लगा हुआ है, z के साथ। तो जिसके साथ का लगा हुआ रहता है रिलेशन उसी के साथ जाता है। तो z के बारे में बताना है कि z जो है y का क्या लगेगा। तो देखिए पिताजी, y का पिताजी x हो गया और पिताजी की माँ है। तो पिताजी की माँ को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, दादी कहते हैं। तो हम लोगों का आंसर जो है वो हो जाएगा दादी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहता है, ये जो है इसमें कहता है BOARD, इसका कोड दिया गया है 51324 और साथ ही साथ एक और वर्ड है जिसका लिखता है SIDE, इसका कोड लिखा है 9647 और उसी आधार पर आपको बताना है कि यहाँ पर बेस का कोड क्या होगा। चलिए देखिए, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे इसका कोड ये और इसका कोड ये है, तो इसका कोड बताना है। इस प्रकार का सवाल जब आपके सामने आ जाए, इसको हम लोग फ्री कोडिंग के नाम से जानते हैं। ये होता बहुत आसान है लेकिन ये पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये ही पता आप कैसे करेंगे कि ये फ्री कोडिंग है। इसको पकड़ने का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि अगर सेम लेटर के सामने कुछ सेम कोड लिखा है तो वो फ्री कोडिंग है। जैसे यहाँ डी के सामने 4 है, यहाँ भी डी के सामने 4 है, ये फ्री कोडिंग है। ये पहला तरीका है इसको पकड़ने का। दूसरा तरीका है कि जिस वर्ड का कोड हमें निकालना है, अगर इसका सारा का सारा लेटर अगर बताए गए कोड में उपलब्ध है तो वो फ्री कोडिंग होगा। उसमें हम लोग कुछ नहीं करते, सीधा देख देख के उतार देते हैं। तो जैसे बी के सामने क्या है 5, तो बी का कोड हो जाएगा 5। ए के सामने क्या है 3 है, तो ए का कोड हो जाएगा 3। यहाँ पे एस के सामने 9 है, एस का 9 हो जाएगा। ई के सामने 7 है तो इसका 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 5397। तो 5397 ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है उसमें। तो एक सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है, यहाँ पे लिखा है 98765432 फिर लिखता है 87654321। अब इधर लिख देता हूँ 7654321। कहता है बताइए नेक्स्ट क्या होगा। हम लोग देख रहे हैं 9 से लेके 1 तक, फिर 8 से लेके 1 तक, फिर 7 से लेके 1 तक। मतलब ये जो बड़ी वाली संख्या है वो एक एक करके घटते जा रहा है। 9 तक था, फिर 8 तक लिया, फिर 7 तक लिया। तो हम लोग नेक्स्ट 6 से स्टार्ट करेंगे। तो एक ही पूछा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 5 को नंबर दिया गया है, ये 5 नंबर है। पहला हमारा लिखा है 343, दूसरा लिखा है 64, तीसरा लिखा है 75, चौथा लिखा है 27 और पांचवा लिखा है 216। बताइए इसमें अलग कौन सा है, इसमें ऑड ढूंढना है। तो ये क्लासिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो एक चीज जान लीजिए, क्लासिफिकेशंस का क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा
तो आप क्या करेंगे ना कि उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ तरीका मैं आपको अभी बता रहा हूं, उन तरीकों का आप लोग पालन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इसका क्वेश्चन ये आपको चेक करना है, तो सबसे पहले उसमें अगर संख्या का ऑड आउट करना है, उसमें सबसे पहले आप लोगों को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या देखना है, अभाज्य संख्या के बाद घन संख्या देखना है, घन संख्या के बाद देखना है वर्ग संख्या, वर्ग संख्या के बाद देखना है विभाजित संख्या, विभाजित संख्या के बाद देखना है संख्या का सम, और उसके बाद लास्ट में सम और विषम संख्या देखना है। तो चलिए अभाज्य संख्या तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे घन संख्या के आधार पे देखना है। तो 343 7 का क्यूब है, ये 64 4 का, ये 27 3 का, 216 6 का, 75 क्यूब नहीं है किसी का, तो ये हमारा जो 75 है वो आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर का सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। मिटा दें। चलिए आगे की हम लोग बातचीत करेंगे। अगला आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कहता है, इसमें आपको एक वर्ड लिखा गया, वर्ड में कहता है कि TROUBLE। इस वर्ड में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। ये जो वर्ड दिया है, इस वर्ड के बीच में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप इस क्वेश्चन में इसका रैंक डाल के फिर घटा के अंतर लेके वो सब आप मत कीजिए, वो सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वो सब अगर आप करेंगे तो उसमें आपका समय जाएगा और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोगों को ABCD तो पढ़ने आता ही होगा, बिल्कुल आता होगा। तो आप क्या करेंगे, मैं बहुत आसान सा मेथड बता रहा हूं, आप दोनों साइड से ABCD को पढ़ लेंगे, लेटर बाय लेटर, हर लेटर के सहारे पढ़ना है। और अगर कोई सेम लेटर मिल जाए तो उसका आप ग्रुप बना लेंगे, जितना ग्रुप होगा वही ग्रुप हमारा आंसर होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन पहले कहना क्या चाहता है, जैसे कि हम लोग जब ABCD लिखते हैं तो A B और C, A और C के बीच में एक लेटर है, तो ऐसे भी अगर यहाँ भी अगर कोई लेटर मिलता है तो उसमें भी A और C अगर मिलेगा तो उसके बीच में एक होना चाहिए, ऐसा ग्रुप हमें ढूंढना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने का जो हम आपको तरीका बताए, पढ़िए। T के बाद क्या होता है, T के बाद U, फिर V W X Y Z, नहीं मिला कोई, खत्म कहानी। R के बाद S T U V W, नहीं मिला, वो भी खत्म। O P Q R S, नहीं मिला, वो भी गया। इसके बाद फिर हमारा U V W X, नहीं मिला। B C D, नहीं मिला। L M, नहीं मिला। इधर से पढ़े, कोई एक समान नहीं मिला, बस समान पढ़ना है, जैसे B C D, अगर D मिल जाता तो एक ग्रुप बनाते, नहीं मिला। अब इधर से पढ़िए, E F, E है, E के बाद F G H I J K, नहीं मिला। L M N O, देखिए एगो मिल गया है ना। L से पढ़े तो देखिए L और O के बीच में दो लेटर होता है, M और N, और यहाँ भी देखिए L और O के बीच में दो ही लेटर है, तो एक ग्रुप बन गया। इसके बाद P Q, आगे नहीं मिलेगा। फिर B C D E F, नहीं मिला। U V W X, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। R S, तो एगो मिला है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दे दीजिए। बेटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया है, कोडेड इनइक्वालिटी। इस कोडेड इनइक्वालिटी में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक मैजिक ग्रिड बना लेंगे। ये मैजिक ग्रिड है आपका। इस मैजिक ग्रिड के सबसे नीचे वाले भाग को लेवल 1 कहते हैं, बीच वाले भाग को लेवल 2 कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को लेवल 3 कहते हैं। यहाँ लेस देन का साइन होता है, यहाँ लेस देन इक्वल टू का, बीच में इक्वल टू का, यहाँ ग्रेटर देन का, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का। जिस कोड का जो मीनिंग है अब क्वेश्चन में बताया जा रहा है उसको आप वहां पे रखते चलिए, पहले रख दीजिए, फिर आगे बातचीत करेंगे। देखिए लिखा है P कॉपीराइट Q का अर्थ है P या तो Q से बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या समान है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कॉपीराइट रखिए।
$P का मतलब है PQ से या तो छोटा है या समान है। डॉलर का मतलब आपको बताया जा रहा है कि छोटा है या समान है। परसेंटेज का मतलब है P ना तो Q से बड़ा है ना छोटा। अगर बड़ा भी नहीं होगा और छोटा भी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखना है परसेंटेज। स्टार का मतलब बड़ा है तो ग्रेटर देन के जगह पे स्टार, और एट द रेट का मतलब छोटा है तो लेस देन के जगह पे एट द रेट रख दिए। ठीक है, क्लियर है, अच्छा है। तो हमने ये लिख लिया। अब लिखने के बाद आप मुझे बताइए कि आप एक चीज ये बताइए कि जो सबसे नीचे वाले स्तर के लोग होते हैं, अगर वो सबसे ऊपर वाले स्तर के लोगों के साथ रिलेशन बनाना चाहें, उनको अपना संबंधी बनाना चाहें, रिलेटिव बनाना चाहें, तो क्या वो बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। और सबसे ऊपर वाला जो लोग है वो भी अगर सबसे नीचे वाले लोगों से रिलेशन बनाना चाहें तो वो बनाना संभव नहीं है, वो लोग रिलेशन नहीं बना सकते हैं। मेरी बातों का तात्पर्य ये है कि सबसे नीचे में लेवल 1 है और सबसे ऊपर में लेवल 3 है, तो इन दोनों का आपस में कभी कोई रिलेशन नहीं बनता है। यानी कि अगर आम आदमी कोई चाहे तो वह आलिया भट्ट से शादी नहीं कर सकता है। यही तात्पर्य है कि लेवल 1 यानी जो सबसे नीचे वाला है, इसका सबसे ऊपर वाले के साथ कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। लेकिन जो बीच वाले लोग होते हैं, ये दो तल्ला के चक्कर में रहते हैं। ये ऊपरों ध्यान देते हैं और नीचे भी ध्यान देते हैं, तो इनका रिलेशन, ये बीच वाले का रिलेशन नीचे भी बनता है ऊपर भी बनता है। तो भाई मेरे लेवल 1 का रिलेशन बनेगा लेवल 2 के साथ और लेवल 2 का रिलेशन बनेगा लेवल 3 के साथ। तो ये इनइक्वालिटी की खासियत है। इसमें अब आपको कोड को डिकोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बैंकिंग के एग्जाम में तो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। अब एक चीज देखिए, रिलेशन बनेगा तो आंसर जरूर आएगा। अगर इन तीनों के बीच की बात करें तो रिलेशन यहाँ लेस देन दीजिएगा, और अगर ये नहीं हो, सिर्फ यही दोनों हो, तो आंसर लेस देन इक्वल टू दीजिएगा। सेम कहानी ऊपर भी, अगर इन तीनों की बात करें या किसी की बात करें, लेस देन, ये ग्रेटर देन उपलब्ध हो तो आंसर ग्रेटर देन दीजिएगा, और ये नहीं हो, सिर्फ यही दोनों हो, तो आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बताया जा रहा है F स्टार G कॉपीराइट R एट द रेट K। ठीक है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट लिखा है K स्टार G और सेकेंड लिखा है R एट द रेट F। देखिए K स्टार G लिखा है, K स्टार क्या लिखा है? G, मतलब कि K से चल के G के पास आना है। तो K से चल के G के पास, तो ये तो देखिए उल्टा है ना, ऐसे थोड़ी लिखा जाता, लिखा तो ऐसे जाता, तो उल्टा है, तो उससे कोई मतलब की बात नहीं है। हम लोग चलेंगे सीधा, बस जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग क्या करेंगे? पलट देंगे। तो G से जब K जा रहे हैं तो हमको मिल रहा है कॉपीराइट और एट द रेट। जरा देख के बताइए कि कॉपीराइट और एट द रेट में रिलेशन बनेगा क्या? देखिए कॉपीराइट ऊपर में है और एट द रेट नीचे में है, बनेगा क्या? हम आपको आलिया भट्ट वाली बात बताए थे, ये रिलेशन बनने वाला नहीं है। और जब रिलेशन ही नहीं बनेगा तो कंक्लूजन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो पहला निष्कर्ष जो है वो क्या है? गलत है। आपको सही गलत इसमें ढूंढना पड़ता है, कौन सही है कौन गलत है, ये दोनों सही है दोनों गलत, यही बताना। चलिए R से F, इसे चेक कीजिए। यहां पे लिखा है R एट द रेट F, तो R से F जाएंगे तो ये भी उल्टा है, तो हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग चलेंगे सीधा ही, बस जो आंसर आएगा उसको पलट देंगे। तो F से R जा रहे हैं तो स्टार और कॉपीराइट मिला, तो देखिए ये स्टार और कॉपीराइट ये तो सेम लेवल में है, रिलेशन बन जाएगा। तो आंसर क्या बोले थे कि आंसर ग्रेटर देन, और उल्टा है तो पलटेंगे, तो ग्रेटर देन का उल्टा लेस देन। लेस देन का कोड क्या है? एट द रेट। यहां लिखा क्या है? एट द रेट। तो ये दूसरा वाला मेरा क्या है? सही है। दूसरा वाला क्या है? सही है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी आंसर दे दीजिएगा 6 का कि दूसरा सही है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन नंबर 7 है, उस पे आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको कहता है ई कॉपीराइट के
k@m पहला नंबर निष्कर्ष है जिसमें आपको कहता है r@k। दूसरा नंबर निष्कर्ष है जिसमें कहता है m@e। चलिए देखिए, आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चंस बताना है, इसमें कौन सही है और कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर ये 7 की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो R से हम लोगों को K जाना है, R से कहाँ जाना है, K जाना है। तो R से K जाना है, तो चलिए R से K, इधर R है और यहाँ K है, ये भी उल्टा है, तो चलेंगे सीधा, जो आंसर आएगा उसको पलटेंगे। तो @ और स्टार, तनी बताइए @ और स्टार, नीचे @ ऊपर स्टार, बनेगा रिलेशन क्या? नहीं बनेगा। लेवल 1 और लेवल 3 में कोई रिलेशन नहीं बनता है, और जब रिलेशन नहीं बनेगा तो कंक्लूजन कहां से आएगा? तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा गलत हो गया। दूसरा आइए M से E के पास, चलिए क्या है M से E, M से E ये भी उल्टा है, चलेंगे सीधा, जो आंसर आएगा उसको पलट देंगे। तो पहले आंसर आना तो चाहिए, कॉपीराइट और @ कॉपीराइट और @ बनेगा रिलेशन क्या? नहीं, रिलेशन ही नहीं बनेगा तो कंक्लूजन कहां से आएगा? इसका दोनों का दोनों हमारा क्या है, गलत है। तो दोनों गलत है, तो जिस विकल्प में लिखा होगा दोनों गलत है वो विकल्प आप आंसर दे दीजिएगा, डी नंबर दे दीजिएगा। ना तो पहला सही है ना दूसरा, इसी को कहते हैं नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, मिटा दें इसको। आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं आगे क्या कहता है। एक शब्द आपके सामने दे दिया है, कहता है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 नंबर में एक शब्द दिया है, शब्द है आपका EXPLORATION। ये शब्द दिया है, कहता है इस शब्द के प्रत्येक व्यंजन को, यानी व्यंजन मतलब होता है कॉन्सोनेंट, जितना भी कॉन्सोनेंट है उसको पूर्ववर्ती अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर यानी पहले वाला से, और जितना भी वॉवेल है उसको उसके ठीक बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, और फिर इसको उलट देने के बाद बताइए कि राइट साइड से 7वां अक्षर क्या होगा। आप एक चीज जान लीजिए कि इतना लंबा चौड़ा बात बताया कि जितना भी हम लोगों का कॉन्सोनेंट है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के पहले लेटर से बदलिए, जो वॉवेल है उसको बाद वाले से बदलिए, फिर इसको पलटिए और फिर बताइए कि राइट साइड से 7वां लेटर क्या होगा। तो भाई मेरे, हम लोग उतना नहीं करेंगे। एक चीज जान लीजिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि हमको इसको पलटने के बाद राइट साइड से 7वां ही प्राप्त करना है। तो एक दिमाग लगाते हैं, कहते हैं ना कुछ ऐसा कर कमाल की क्वेश्चन इजी हो जाए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि कुछ ऐसा कर कमाल की क्वेश्चन इजी हो जाए। आप लोग को कुछ और नहीं सोचना है, तो बस ऐसा ही कमाल करना है कि क्वेश्चन इजी हो जाए। देखिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि सारा लेटर या तो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को पहले वाले से बदलेंगे और वॉवेल को बाद वाले से बदलेंगे। तो ठीक है, हमारा जो आंसर होगा हमको सिर्फ उससे मतलब है, हम उसी को क्यों ना बदल लें, बाकी सबको क्यों बदलेंगे। फिर कहता है पलटने के लिए, तो क्यों पलटे, गिनती गिनते समय उल्टा गिन लेंगे, खत्म हो जाएगा। कहता है राइट से 7वां, तो राइट से 7वां निकालना है पलटने के बाद, तो हम लोग लेफ्ट से 7वां निकाल लेते हैं बिना पलटे, अपने पलट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड देखिए आप लोगों का इधर है, इधर है, 7वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां लेटर ये ए है, ए जो कि एक वॉवेल है, और बोला गया कि वॉवेल को अगले लेटर से बदलिए, तो ए के बाद क्या होता है, बी, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। हम लोगों का अगला क्वेश्चन नंबर सैलुलिन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चल रहे हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि कुछ कंप्यूटर टेलीविजन है, कुछ कंप्यूटर है वो टेलीविजन है। तो चलिए गोल गोल डायग्राम बनाते चलिए और बताते चलिए, बनाइए इसको। कुछ कंप्यूटर जो है वो टेलीविजन है, तो ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कुछ हिस्से को यहां पे टेलीविजन घेर लेगा। आगे कहता है कुछ टेलीविजन रेडियो है, यानी कि टेलीविजन के कुछ हिस्से को रेडियो कवर किया। आगे आपको कहता है सारा रेडियो मोबाइल है, पूरा का पूरा रेडियो जो है वो आपका मोबाइल है, हो चुका है। अब यहाँ पे निष्कर्ष नंबर फर्स्ट पे आते हैं, कहता है कोई मोबाइल कंप्यूटर नहीं है,
एक चीज जान लीजिए, हमने आपको नूनू बउआ की तरह समझाया है कि रे नूनू, पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन निकल करके नहीं आता। ये बात आप अपने दिमाग में एकदम से बैठा लीजिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी निगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता। साधु के घर में कभी दैत्य पैदा नहीं हो सकता। अब आप आसाराम बापू का नाम मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। तो यहाँ पे निगेटिव दिया तो पहला वाला क्या है, गलत है। तो आइए हम लोग दूसरा की तरफ चलते हैं। तो दूसरा नंबर जो निष्कर्ष है उसमें कहता है कि कुछ कंप्यूटर मोबाइल है। अच्छा बताइए, कंप्यूटर मोबाइल को टच कर पा रहा है क्या? नहीं टच कर रहा है। कर सकता है, तो सकता तो लिखा ही नहीं, इसीलिए ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो 9 नंबर का हमारा दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत है। तो डी नंबर आंसर दे दीजिएगा कि दोनों गलत है। 10 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं, इसको मिटा दें और आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 नंबर क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। देखिए, आप लोगों का जो 10वां नंबर क्वेश्चन है ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि कुछ वर्ग वृत्त है। देखिए, ये जितना भी वर्ग है इस वर्ग के कुछ हिस्से को वृत्त कवर करेगा। फिर कहता है सभी वृत्त आयत है। जितना भी वृत्त है ये पूरा का पूरा वृत्त आयत है। फिर कहता है कुछ आयत शंकु है। आयत के पूरे हिस्से को शंकु घेरेगा। सॉरी, कुछ सभी वृत्त आयत है, हो गया। फिर कुछ आयत शंकु है, आयत के कुछ हिस्से शंकु घेर लिया, हो गया। आइए निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ शंकु वर्ग है। तो देखिए, शंकु वर्ग में आ रहा है क्या? शंकु वर्ग में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्या कहता है? दूसरा है यहाँ पे कुछ वर्ग आयत है। कुछ वर्ग आयत है। देखिए, वर्ग को आयत घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? घेर रहा है। तो ये वाला हमारा क्या है, सही है। पहला गलत है और दूसरा जो है वो क्या है, सही है। चलिए दे दीजिएगा इसका आंसर बी नंबर की दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं 11 में क्या कहता है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, उस 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है। इसमें कहता है कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। हम आपको बता चुके हैं कि पहले एक वृत्त बना लीजिए। वृत्त बनाने के बाद 8 जगह निर्धारित कर दीजिए। वृत्त बनाने के बाद 8 जगह निर्धारित कर दीजिए और 8 जगह निर्धारित करने के बाद इसका राइट और लेफ्ट, इसका राइट और लेफ्ट अपने, अगर चेहरा केंद्र की ओर होगा तो केंद्र की ओर इसका राइट और लेफ्ट रखेंगे। इधर कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, तो यहाँ पे राइट रखेंगे। इधर कौन सा हाथ है, लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट हैंड। आगे हमको बताया जा रहा है यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलिए रखिए पहले इंफॉर्मेशन को। कहता है बी ए के दाएं तीसरा है जो सी के दाएं तीसरा है। देखिए एक चीज जान लीजिए, जो शब्द सेकेंड के लिए होता है, जो शब्द सेकेंड के लिए होता है और शब्द फर्स्ट के लिए होता है। जब भी यहाँ पे जो की बात करें तो सेकेंड में जो नाम लिखा है उसके बारे में बात कर रहा होगा, और शब्द की बात करेगा तो फर्स्ट में जो नाम लिखा है उसके बारे में बात कर रहा होगा। तो ध्यान देंगे इस चीज पर। चलिए बी ए के दाएं तीसरा, बी ए के दाएं तीसरा, अगर हम ए को यहां रखें तो ए का दाएं इधर, पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कौन होगा, बी। कहता है जो सी के दाएं तीसरा है, तो जो शब्द सेकेंड के लिए, सेकेंड में ए का नाम था तो ए खुद जो है वो सी के दाएं में तीसरा होगा। अब सी को कहां रखेंगे, उसके दाएं में तीसरा ए हो जाए। तो इधर देखिए पहला दूसरा तीसरा, अगर हम सी को यहां रखते हैं तो इसका दायां नीचे होगा, क्योंकि ऊपर बायां जा रहा है तो दायां नीचे होगा। ये दायां वाला एरो घूमेगा नीचे आएगा, पहला दूसरा और तीसरा, ए हो गया। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि एफ ई के दाएं में दूसरा है। एफ जो है वो ई के दाएं में दूसरा है, तो बढ़िया बात है, एफ ई के दाएं में दूसरा है।
जो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि जो शब्द सेकेंड के लिए होता है, जो शब्द किसके लिए होता है, सेकेंड के लिए। तो यहां पर ई सेकेंड में ई का नाम है, तो ई जो है वो बी के बगल में नहीं बैठेगा। तो एफ ई के दाएं में दूसरा, तो ई को कहां रखें, उसके दाएं में दूसरा हम एफ को बैठा सकें। बस ई को बी के बगल में यहां और यहां नहीं बैठाना है। अगर यहां लेते हैं ई को तो दाएं ऊपर पहला दूसरा, जगह नहीं खाली। यहां अगर लेते हैं तो दाएं इधर पहला दूसरा, जगह नहीं खाली। यहां लेते हैं दायां इधर पहला दूसरा, जगह खाली है। और यहां लेते हैं तो भी जगह खाली है। तो दो दो जगह रखने की संभावना बन रही है। अगर हम ई को यहां रखें तो दायां इधर पहला और दूसरा, एफ यहां हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोगों को क्या कहता है, जो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं। ठीक है भाई, ई जो है वो बी का पड़ोसी नहीं। फिर कहता है डी एच के बाएं दूसरा है। डी जो है वो एच के बाएं में दूसरा है। एच को जहां भी रखेंगे उसके बाएं में दूसरा डी होगा। जो जी के बाएं दूसरा है, जो जी के बाएं दूसरा है, तो जो सब सेकेंड के लिए होता है, तो सेकेंड में यहाँ पे एच का नाम है, तो जी के बाएं में दूसरा एच होना चाहिए और एच के बाएं में दूसरा डी होना चाहिए। अगर हम जी को यहां रखें तो इसका बायां ऊपर जाएगा, दूसरा पहला दूसरा, यहां पे कौन होगा, एच। अब एच के बाएं में दूसरा डी है, एच का बायां इधर दूसरा, पहला और दूसरा, यहां पे कौन होगा, डी। कोई डाउट है क्या, नहीं है डाउट, ठीक है। इसके अलावा और हम कहीं रख भी नहीं सकते, कहीं जगह भी नहीं खाली है। तो ये हमारा सबका सब सेट हो गया। सवाल का जवाब दीजिए। चलिए आइए फटाफट। बी के एकदम बाएं कौन बैठा है, देखो भाई, बी के एकदम बाएं कौन बैठा है, बी। बी का बायां नीचे आएगा ना, बी के एकदम बाएं डी है, सी नंबर आंसर। आगे कहता है एफ के संबंध में एच का स्थान, एफ के संबंध में एच का स्थान, एफ के संबंध में एच के बारे में बताइए। तो एफ का इधर राइट है, पहला दूसरा और तीसरा, राइट का तीसरा, तो राइट का तीसरा, दाएं का तीसरा, ई नंबर आंसर दे दीजिएगा। 13 नंबर कहता है 5 गो ग्रुप दिया है, इनमें से इस 5 ग्रुप में इनमें से 4 गो समान है, एगो अलग है, जो अलग है उसके बारे में बताइए, कौन अलग है। तो यहाँ पे ए डी दिया है, क्या हालचाल है ए डी का, ए एगो छोड़े तो डी राइट में, एच जी एच एगो छोड़े तो जी इधर राइट की तरफ। ये भी ध्यान देते चलेगा कि राइट की तरफ है कि लेफ्ट की तरफ। ई एफ एगो छोड़े तो देखिए राइट की तरफ है। आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कहता है बी एफ, तो बी एफ के बारे में देखिए क्या है, बी एफ, ये तो लेफ्ट की तरफ हो गया, सब राइट की तरफ था, ये लेफ्ट की तरफ हो गया। वैसे सी ई को भी पहले चेक कर लें, सी और ई का क्या है, सी और ई का एगो छोड़ के राइट में, तो सब राइट की तरफ है, लेकिन बी और एफ जो है, बी के लेफ्ट में एफ है, इसीलिए बी एफ हमारा अलग है, तो वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। ठीक है, लिख लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दूं। चलिए बात करेंगे हम लोग आगे की। अगला बात जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हम लोगों को बताना है 319, उसके बाद है 869, 742, 593 और 268। ठीक है, कहता है कि इन संख्या के सभी अंकों को आरोही क्रम में लगाया जाए तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आरोही क्रम, देखिए आरोही और अवरोही में आप परेशान मत होइए। आरोही का मतलब होता है, आरोही मतलब आते जाओ, तो कोई भी आएगा तो बढ़ेगा, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अवरोही का मतलब होता है अब नहीं, मतलब अब नहीं चाहिए, तो अब अगर कोई भी चीज नहीं चाहिए तो उसको हटाया जाएगा, मतलब घटेगा, घटते क्रम में। तो चलिए पहले इसके अंकों को बढ़ते क्रम में लगाइए। तो चलिए देखिए, इसमें 1, 3 और 9, इसमें हो जाएगा 6, 8 और 9, इसमें हो जाएगा 2, 4, 7, इसमें हो जाएगा 3, 5, 9, इसमें हो जाएगा 2, 6, 8। ये तो अपने लगले। जब आरोही क्रम में लगा दिए तो दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे ज्यादा छोटा ये 139 है, और इससे छोटा, इसके बाद वाला छोटा तो 247 है। तो ये 247 है, तो ये कौन संख्या से बना है, 742 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 742।
742 किस ऑप्शन में? सी नंबर में आंसर दीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमको बता रहा है कि एक कथन दिया है और एक कारण दिया है। अभी कथन और कारण में आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है, क्या उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी कथन है पहला ए, कहता है केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। केचुआ जो है वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। आपको बताना है क्या ये बात सही है या गलत। केचुआ समझते हैं ना, केचुआ जो होता है ना, गांव में कुछ लोग सांप जो होता है ना, उस सांप अपने शरीर से एक प्रकार का खोलनुमा भाग छोड़ता है, उसको कुछ लोग केचुआ कहते हैं। तो वो केचुए की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे वो केचुआ जो है वो, जिसको कुछ लोग चेरा कहते हैं, जोकटिव कहते हैं, या कुछ अलग अलग प्रकार की चीजों को कहते हैं, वो लंबा जैसा होता है, मिट्टी में रहता है, मिट्टी खाता है और मिट्टी को ही निकालता है। वो केचुआ जो है किसान के लिए बहुत उपयोगी चीज है। कहा जाता है कि किसान का सबसे बड़ा मित्र जो है वो केचुआ होता है। अब ये कहिएगा सर ये कैसे, वो केचुआ कैसे मदद करता है किसान की वो इस प्रकार से मदद करता है कि केचुआ जो है ना, उसके शरीर में स्थिरता नाम का कोई चीज नहीं है। वो जल्दी स्थिर रहता नहीं। वो क्या करेगा कि कहीं जमीन में रहेगा तो पहले वो एक बार नीचे जाएगा थोड़ा सा, और नीचे जाएगा तो अब जाएगा तो जगह बनाएगा तब न जाएगा, तो मिट्टी में पहले छेद करेगा और जाएगा, और फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा। अब ऊपर और नीचे जाने का जो उसका तरीका होता है, जब नीचे जाएगा तो अलग रास्ते से, फिर ऊपर आएगा तो दूसरा रास्ता से, हर बार नया रास्ता बनेगा। इससे क्या होता है कि मिट्टी में वहां पे छेद होता है, और छेद होने से उसमें ऑक्सीजन प्रवेश करती है, और ऑक्सीजन प्रवेश करने से वहां जो जिस खेत में वो केचुआ है वहां जो पौधा लगा हुआ है उस पौधे के लिए वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो जाता है। पौधे को ज्यादा मात्रा में वायु मिल पाती है, और साथ ही साथ पानी भी ज्यादा अंदर तक जा पाता है, इसीलिए उस खेत में उपज ज्यादा होती है। क्योंकि वहां पे जो पौधा है वो पौधा उसको वो फायदा पहुंचाता है, इसलिए वो किसान का सबसे बड़ा मित्र कहा जाता है। और यहाँ कहता है कि नहीं है, तो ये गलत बात है। पहला अभी कथन गलत है। दूसरा कहता है आर, कथन नंबर कारक आर, केचुआ मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। ये देखिए अभी जो मैं आपको समझाया वही चीज लिखा है कि केचुआ जो है वो मिट्टी को नरम कणों में तोड़ देता है। अब जब जाएगा तो रास्ता बनाएगा तो छोटा छोटा तो करके ही जाएगा, फिर दूसरे रास्ते से आएगा तो वो नरम बना देता है। तो ये दूसरा वाला हमारा सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। बी नंबर आंसर दीजिएगा, ये गलत है, आर सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। 16 नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चंस में कहता है कि एक परिवार में 6 पीढ़ी के लोग हैं। अब देखिए 6 पीढ़ी का लोग है, लेकिन सदस्य संख्या 5 गो है, आदमी 5 गो है और जनरेशन 6 गो है। आपको लग रहा होगा कि सर आदमी 5 गो है और जनरेशन 6 गो कैसे हो गया, क्योंकि हर जनरेशन में मिनिमम एक। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जनरेशन का कोई आदमी भगवान को प्यारे हो गए पूरी तरीके से, तो प्यारे हो गए तो जनरेशन खाली है, उस जनरेशन में कोई नहीं है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। इसके लिए हम लोग लाइन मेथड के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 6 पीढ़ी है, परिवार के 5 गो सदस्य का नाम दिया आदित्य, बावन, चारू, दीपा और वरुण। ये 5 लोग हैं। चारू एकमात्र अविवाहित संतान है जिसके दादा दादी का निधन हो गया। लाइन मेथड जो हम आपको बताए थे, बस आप लाइन मेथड का प्रयोग कीजिए। 6 लाइन जनरेशन वाइज बना दीजिएगा। इसके ऊपर एक जनरेशन लिखना, इसके नीचे यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा लिखेगा, यहाँ 5वां लिखेगा और यहाँ 6ठा लिखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कहता है कि चारू एकमात्र अविवाहित संतान है जिसके दादा दादी का निधन हो गया। चारू एकमात्र अविवाहित संतान है जिसके दादा दादी का निधन हो गया। रे भाई मेरे, एक चीज बताइए, ये लाइन जो लड़का समझ लिया उस लड़का से ही क्वेश्चन बनेगा, और जो लड़का इस लाइन को नहीं समझा उस लड़के से जिंदगी में ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं हो। जिंदगी भर कोशिश करते रहेगा तो भी उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप मुझे बताइए, पीढ़ी आगे बढ़ने के लिए और संतान उत्पन्न करने के लिए किसी भी लोगों का पीढ़ी तभी आगे बढ़ेगा जब उसका शादी होगा। बगैर शादी किए पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। परिवार बढ़ाने का पहला जो तरीका है, जो पहला स्टेज है, वो है शादी। अगर शादी नहीं होगी तो परिवार नहीं बढ़ सकता। अब ये बेचारा चारू अविवाहित है। अब चारू अविवाहित है, इसका ब्याह हुआ होवे नहीं किया है, तो इसका बाल बच्चा भी जाहिर सी बात है नहीं है, और बाल बच्चा नहीं है तो चारू के आगे की पीढ़ी भी
नहीं होगी। तो इतना कंफर्म हो गया कि चारू सबसे नीचे वाली पीढ़ी में है। तो सबसे नीचे में चारू को रख दीजिए, यहाँ पे सबसे नीचे वाले पीढ़ी में चारू होगा, और इसके दादा दादी दोनों मर चुके हैं। तो दादा दादी दो पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर इसके मम्मी पापा होंगे, और दूसरी पीढ़ी में यहाँ पे दादा होंगे और ये दादी होंगे। दादा भी मर चुके, दादी भी मर चुके, इसलिए इनका कोई नाम नहीं, जीरो बना के रख दिए, ये शून्य में चले गए हैं। पांचों लोग हैं, यही ऐसी पीढ़ी है जिसमें कोई नहीं है, बाकी सब में एक गो होगा। चलिए देखिए, आपको कहता है कि दीपा विधवा है जो विधुर वरुण की पुत्री है। दीपा विधवा है और वो विधुर वरुण की पुत्री है। कहाँ रखना है दीपा को? यहाँ यहाँ कि यहाँ यहाँ कि यहाँ यहाँ। अब इन सबके बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे कि साइड में कर देंगे कि दीपा विधवा है जो विधुर वरुण की पुत्री है। तो यहाँ पे ये वरुण है, ये विधुर है। तो विधुर लड़का को कहते हैं। पुरुष लोग जब विधुर होता है ना, उसकी पत्नी मर जाती है तो उसको विधुर कहते हैं। और इसकी बेटी है दीपा और ये विधवा है। तो विधवा है तो स्त्री, स्त्री का पति मर जाए तो उसको हम लोग विधवा कहते हैं। तो ये दीपा विधवा है जो विधुर वरुण की पुत्री है। कहाँ रखना है नहीं मालूम है, इसीलिए अभी हम लोग साइड में रख दिए, ये पुत्री है इसकी। चलिए आगे के इंफॉर्मेशन पे हम लोग बात करेंगे। कहता है कि परिवार का कोई भी सदस्य दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री नहीं है। परिवार में एक भी सदस्य दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री नहीं। अब दत्तक पुत्र क्या होता है और दत्तक पुत्री क्या होती है? दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया गया संतान। आप सुने होंगे कि फलाने ने फलाने को गोद लिया। तो अगर कोई भी माँ बाप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उस गोद लिए हुए संतान को हम लोग दत्तक पुत्र या दत्तक, अगर लड़की को लिया है तो दत्तक पुत्री। उन्होंने उसको खुद जन्म नहीं दिया, कोई और जन्म दिया था, लेकिन वो अपने पास उसे नहीं रखा, उसे अनाथालय भेज दिया, कहीं फेंक दिया। तो उसे अगर कोई गोद लेता है तो वो उसे अपना बेटा बेटी मानता है, तो उसको दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री कहा जाता है। तो परिवार में ऐसा कोई दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक दंपति की केवल एक ही संतान है। प्रत्येक दंपति की केवल एक ही संतान, मतलब हर पीढ़ी में एक वो रखना, एगो से ज्यादा कहीं कोई भाई बहन नहीं कि कहीं सर चारू के वो भाई बना देते, नहीं, यहाँ भी कहीं कोई भाई बहन नहीं बनाना, एक वो संतान है। प्रथम पीढ़ी में कोई भी भाई बहन नहीं थे, ऊपर में भी कहीं कोई भाई बहन नहीं थे। इतना इंफॉर्मेशन के बाद हमारा खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन इतना ही है, डेटा, मेन डेटा प्रश्न। अब डेटा खत्म हो गया, आ गया क्वेश्चन की तरफ। तो आइए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि चारू के दादा जीवित होते तो निश्चित रूप से किस पीढ़ी के सदस्य होते? चारू के दादा, अगर चारू के दादा जीवित होते तो किस पीढ़ी के सदस्य होते? तो चारू से देखना है कि वो कौन पीढ़ी होंगे, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी। चारू से देखना है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी। तो यहाँ पे दूसरी पीढ़ी आप लोग जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन CBT 2 2018 में पूछा था और आप लोगों को इसका जवाब देना है। दूसरी पीढ़ी चारू से ऊपर, यहाँ पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी। चारू से ही पूछा जा रहा है इसलिए पहली और दूसरी, उसके दादा दादी जिंदा होते तो उससे दूसरी पीढ़ी में होते। ठीक है, बी नंबर आंसर दे दीजिएगा। कहता है आदित्य बावन का पोता है। यदि आदित्य जो है वो बावन का पोता है, आदित्य बावन का पोता है, तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य कौन है? अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य, तो आदित्य बावन का पोता। पहले ये कैसे पता करें कि आदित्य बावन का पोता है? आपको पता है पोता है तो दो पीढ़ी नीचे। अब एक चीज जान लीजिए, आदित्य और बावन को भी सेट करना है, वरुण और दीपा को भी सेट करना है। वरुण की पुत्री दीपा है जिसके ठीक नीचे होगी। अब मुझे बताइए कि आदित्य बावन का बेटा है, तो 3 यहाँ पे 1 2 3, अब 1 2 3 यहीं पे सेट करना है। अब कहीं और आपको सेट नहीं करना है। तो अगर हम लोग यहाँ आदित्य को रखें, एक ग्रुप छोड़ के यहाँ बावन को रख दें, ये 3 तो सेट हो जाएगा, फिर वरुण और दीपा को रखने के लिए जगह नहीं बच पाएगा। इसलिए ये चीजें क्लियर है कि यहाँ पे आदित्य और एगो छोड़े, मम्मी पापा वाला छोड़ दे तो उसको बिठा के नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम आदित्य को रखें, आदित्य जो है वो बावन का पोता है, तो उसके दादाजी का नाम क्या दे रखा है? बावन। ये बावन का पोता, 2 पीढ़ी नीचे, 1 पीढ़ी और 2 पीढ़ी यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है आदित्य। ठीक है, आदित्य बावन का पोता है। ये सेट हो गया। अब इसको भी अंदर ले सकते हैं, वरुण की पुत्री दीपा। यहाँ पे वरुण और इसकी पुत्री होगी तो 1 पीढ़ी नीचे यहाँ पे आ जाएगी दीपा। वरुण प्लस है और दीपा माइनस है। देखिए सब 5 आदमी अभी सेट हो चुका है।
लेकिन ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्रश्न के लिए है, इसलिए इस इंफॉर्मेशन का वावन आदित्य का बेटा है, क्वेश्चन नंबर 17 के अलावे और किसी में यूज नहीं कीजिएगा। आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया डेटा सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए होता है, परंतु डायरेक्शन निर्देश में दिया गया डेटा सारे प्रश्नों के लिए होता है। आदित्य बावन का पोता है, ये सिर्फ 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, तो इसका यूज आप सिर्फ 17 नंबर क्वेश्चन में कीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए। कहता है तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य कौन सा होगा, तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य, अंतिम पीढ़ी यहां होता है, जैसे कि अंतिम पीढ़ी मतलब अभी, जैसे कि हम लोग घर में जो सबसे लास्ट पीढ़ी है अभी उसके आगे उत्पन्न नहीं हुआ, उसी को अंतिम कहते हैं। अब ये मत समझिए कि मेरे दादा के परदादा के नाना के उनके नाना, उतना ऊपर अब करोड़ों पीढ़ी कहां पे जाके खत्म हुआ, वो उसकी बात नहीं होती है, बात यहां से होती है। तो अंतिम से एक पीढ़ी, ये चारों इसके ठीक ऊपर, तो यहां पे आप आदित्य आंसर दे दीजिए, डी नंबर। क्लियर है। आगे 18 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कहता है इफ आदित्य इज चारूस फादर, यदि आदित्य चारू का पिता है, यहां पे इंफॉर्मेशन बता रहा है आदित्य जो है वो चारू का क्या है, पिता है, ठीक है। एंड ववंस ग्रैंडसन, आदित्य जो है वो चारू का पिता है और ववन का पोता है। ये इंफॉर्मेशन यहां पे लिख रहा है इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको यहां यूज करेंगे, अगर नहीं लिखता तो नहीं करते। चलिए, देन हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन द फैमिली एग्जिस्ट, मतलब कि इस सब को मिला के गो फैमिली का ग्रुप बनेगा, के गो पीढ़ी बनेगा, तो 1 2, ये भी तो यहां तक आना पड़ेगा, तो ये पीढ़ी भी तो काउंट होवे करेगा, 2 ये 3 और ये कितना 4, तो ये चारों का चारों काउंट हो जाएगा। क्लियर है। सवाल नंबर 19 देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि यदि दीवार को खिड़की कहा जाता, खिड़की को दरवाजा कहा जाता, दरवाजा को फर्श कहा जाता, फर्श को छत कहा जाता और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो कोई व्यक्ति कहां पे खड़ा होगा, मतलब नॉर्मली रूप से कोई कहां खड़ा होता है, फर्श में, और फर्श को क्या कहा जा रहा है, छत, तो कह दीजिएगा आंसर छत, ये नंबर। ये क्लियर होगा, ये आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहता है एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराती है, एगो कोई महिला है, वो महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराती है। अब भाई वो परिचय करवाती है, तो परिचय करवा के क्या कह रही है उसके बारे में सुन। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते बेटे हैं। महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, तो चलिए ठीक है बनाइए। सबसे पहली बात यहां पे कहता है एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, एगो कोई महिला है, ये किसी व्यक्ति का परिचय करवा रही है, ये किसी व्यक्ति का परिचय करवा रही है, तो क्या कह रही है सुनिए, उसके भाई के पिता, यानी उसके शब्द से बोलना जब शुरू करे तो जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है डायग्राम उससे आगे बढ़ता है, और यदि मेरे शब्द से बोलना शुरू करे तो जो बोल रहा है डायग्राम उससे आगे बढ़ता है। इस व्यक्ति का भाई, इसका जो भी भाई होगा, इसका पिता, इसके भाई के पिताजी होंगे, तो इस व्यक्ति के भी ये पिताजी होंगे, ठीक है। उसके भाई के पिताजी मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं, यानी इस महिला के दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो दादा का इकलौता बेटा, दादा का बेटा इकलौता, एक के वो बेटा है। तो कहता है कि बताइए कि महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, ये जो महिला है इस महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता। अच्छा बताइए, पहली बात कि ये दादा का इकलौता बेटा है, और दादाजी के बेटे को क्या कहते हैं, आपके जो दादाजी होंगे उनके बेटे को आप क्या कहते हैं। अगर एक ही उनको बेटा है तो वो पिताजी होंगे, अगर 2-3 बेटे हैं तो पिताजी या चाचा जी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इकलौता बेटा बता दिया, इस महिला के दादाजी का ये बेटा, इसलिए ये इस महिला का भी पिता लगेगा। तो ये पिता इस तीनों का पिता हो गया, ये सब का सब आपस में क्या लग जाएगा, भाई बहन। तो ये महिला इस व्यक्ति की क्या लगने वाली, बहन लगने वाली, आंसर हो जाएगा बहन। ठीक है, क्लियर है, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी नंबर आंसर हम लोग दे देंगे। तो आज की कथा हम लोग यहीं पे रखेंगे, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।